हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। अगर आप लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों सारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दोस्तों हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। और हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो है इन्वायरमेंट। दोस्तों, हमारा इन्वायरमेंट टॉपिक लगभग आधा समाप्त हो चुका है, यानी कि इसका A, B, C और D टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो चुका है। और E का आज हम लोग सेकंड टॉपिक दोस्तों कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ये सारा यानी कि दोस्तों इस पेपर को कवर करने से हमारे एक साथ दो फायदे हैं। एक तो हमारा वो चैप्टर सारा अच्छे से तैयार हो रहा है, उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग कवर कर रहे हैं। और साथ ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम एनालाइज कर पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या कौन से चैप्टर में क्वेश्चन हमें कम मेहनत करनी है, कौन से चैप्टर के साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, और हमें ये भी एनालाइज करने में आसानी हो रही है। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम एक साथ अच्छे से कवर कर पाएंगे। और इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम व्याख्या सहित दोस्तों कवर कर पा रहे हैं। इससे हमारा पूरा चैप्टर भी अच्छे से तैयार हो रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट के अलावा आप लोग किसी भी सेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, मैंने कमेंट में कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि मैम कौन से ईयर के हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार ये विश्लेषण चार्ट भी दिखा देती हूँ कि हम लोग कौन सी परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि लगभग कितनी कितनी परीक्षाओं के हम लोग कौन कौन से सेट की कौन से ईयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके कि आप लोग किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को कितनी हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। और दोस्तों, ये हम लोगों का जो सिलेबस है वो सारा हम लोग 2 वॉल्यूम यानी कि 2 बुक्स में कवर कर रहे हैं। ये हमारा पहला वॉल्यूम है, यानी कि पहली बुक है। ये इस बुक के ख़त्म होने के बाद हम लोग जो सेकंड वॉल्यूम है वो इसका कवर करेंगे। और दोस्तों, इन 2 बुक्स के साथ हम लोग सारे जितना भी अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वाइंड या पवन। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो दोस्तों, इसका अभिकथन है, व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक होती है उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका कारण दिया गया है दोस्तों, पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड से कम होने पर उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर हवा की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक होती है उन स्थानों को पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि के नियम के अनुसार पवन को कम से कम 10 मीटर ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उस ऊंचाई पर पवन चक्की के टरबाइन को चलाने के लिए पर्याप्त बल प्राप्त होता है और इस ऊंचाई पर औसत गति 5 से 6 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार 8 मीटर प्रति सेकंड से कम औसत हवा की गति के लिए भी उत्पादित बिजली बहुत पर्याप्त है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण यानी कि आर के रूप में है। तो अभिकथन है दोस्तों, समुद्र तटीय क्षेत्रों को पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और इसका कारण दिया गया है दोस्तों, पवन ऊर्जा उत्पादन में समुद्री जल का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी सही व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन समुद्र तटीय क्षेत्रों को पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, सत्य है, तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण पवन ऊर्जा उत्पादन में समुद्री जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ये भी सत्य है। लेकिन ये दोस्तों इसकी एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, MNRE की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पवन ऊर्जा की अधिकतम संभावना है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। MVRE की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक राज्यों में पवन ऊर्जा की संभावना अधोलिखित है। दोस्तों राज्य है दोस्तों एक तरफ, और ये सारणी जैसी बनाई गई है, इसमें पवन की संभावना और पवन की ऊर्जा दी गई है। ये एक बार आप लोग सरसरी निगाह डाल लें दोस्तों इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, MNRE की नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम पवन ऊर्जा क्षमता प्रतिष्ठापित है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, तमिलनाडु में। MNRE के नवीन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार दोस्तों राज्य और उनकी कुल क्षमता ऐसी है, यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कुल क्षमता है 9608.04 और गुजरात की है दोस्तों 8561.82 और महाराष्ट्र की क्षमता है दोस्तों 5000.33 और कर्नाटक 4938.60, राजस्थान की है 4326.82, आंध्र प्रदेश की है 4096.65, तेलंगाना की है 128.10 और केरल की है 62.50। तमिलनाडु राज्य द्वारा अधिकतम पवन ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है। पवन ऊर्जा रूपांतरण का रूप जिसमें टरबाइन की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पवन की गति 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो एक आदर्श पवन चक्की से प्राप्त होने वाले विद्युत उत्पादन में लगभग कितने के गुणक से वृद्धि होती है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 2। यदि पवन की ऊर्जा 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो एक आदर्श पवन चक्की से प्राप्त होने वाले विद्युत उत्पादन में लगभग 2 के गुणक में से वृद्धि होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूस्तर से 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों ए है कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु और ई अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमें अवरोही क्रम बताना है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी, ए, बी, डी, ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। भूस्तर 100 मीटर तथा 120 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता का अवरोही क्रम अधोलिखित है। दोस्तों एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ 100 मीटर पर पवन ऊर्जा क्षमता और 120 मीटर पर पवन ऊर्जा क्षमता दी गई है। तो ये एक सारणी बनाई गई है दोस्तों। इस सारणी हम राज्यों की ऊर्जा क्षमता को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि गुजरात की 100 मीटर पर पवन ऊर्जा क्षमता है दोस्तों 84.43 और 120 मीटर पर पवन ऊर्जा क्षमता है 142.56। ऐसे ही कर्नाटक की 100 मीटर में ऊर्जा क्षमता है दोस्तों 55.85 और 120 में है 124.15 और आंध्र प्रदेश में 44.22 और 120 मीटर पर पवन ऊर्जा क्षमता है 74.90। ऐसे ही दोस्तों तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो ये दोस्तों इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज होती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसकी व्याख्या है, वर्ष 2019 के सुधार के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, पवन फॉर्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। और दोस्तों इसका स्टेटमेंट दूसरा है, इन सुदूर स्थानों पर पवन गति सतत होती है।
तो दोस्तों हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आपका। कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पवन फॉर्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों एवं समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं और इन सुदूर स्थानों पर पवन गति असतत रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम को बताना है। दोस्तों इसके पिछली वीडियो में इसके पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ये क्वेश्चन सेम कर चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के घूर्णक या रोटर का आमतौर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोपेलर रोटर। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोपेलर रोटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह अन्य की अपेक्षा सस्ते होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनकी पवन ऊर्जा के संस्थापित क्षमता 2018 की स्थिति के अनुसार के बढ़ते क्रम में रखें। ए है चीन, बी है भारत, सी यूएसए, डी फ्रांस और ई जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी बी ई सी ए। चलिए व्याख्या में इसकी ऊर्जा देख लेते हैं। पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता, ये दोस्तों 2018 के आंकड़े हैं। इस 2018 के आंकड़ों के अनुसार फ्रांस, भारत, जर्मनी, यूएसए और चीन, ये इनकी संस्थापित क्षमता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा पवन के वेग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि पवन शक्ति निम्नलिखित में से किस एक के प्रत्यक्ष अनुपात में होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पवन वेग का घन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ईंधन प्रकोष्ठ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ए दिया गया, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत करंट उत्पन्न करने के लिए विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रयोग करती है। बी है, इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से एक दूसरे विलग होते हैं। और सी है, बैटरी की तरह इसको भी विद्युत करंट से चार्ज किए जाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें हमें इसका सही ऑप्शन बताना है कि इन तीनों में कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ए और बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईंधन प्रकोष्ठ ऐसी युक्ति जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, इसे ईंधन सेल या प्रकोष्ठ कहा जाता है। ईंधन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होने का मुख्य कारण रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह युक्ति अणुओं के बंधों में संचित ऊर्जा, जिसे रासायनिक स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है, को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईंधन प्रकोष्ठ में उपस्थित एक प्रोटॉन विनिमय झिल्ली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मुख्य ईंधन के रूप में प्रयोग करती है। जब इसमें अभिक्रिया पूर्ण होती है तो सेल में उत्पाद के रूप में जल यानी कि H2O, ऊष्मा और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चूँकि ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित रहती है, इसलिए केवल हाइड्रोजन गैस देने की आवश्यकता होती है। H2O2 सेल में कार्बन या टाइटेनियम की दो छड़ काम में ली जाती हैं जिसमें रंध्र पाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इनमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट से एक दूसरे से विलग होता है और इन इलेक्ट्रोडों की मध्य भरा इलेक्ट्रोलाइट अभिक्रियाओं के लिए उपघटक का कार्य करता है और यह अभिक्रिया केवल गैस पर आधारित होने के कारण होती है। इसे बैटरी की तरह विद्युत करंट से चार्ज नहीं किया जा सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, 60 गीगावाट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए 60 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट एवं छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए 5 गीगावाट के ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्तमान ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के आधार पर
फिच सॉल्यूशंस मैक्रो रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत वर्ष 2022 तक 54.7 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता को हासिल कर पाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वायु का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक पवन चल रहा था उसके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जल या हाइड्रो, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसके भी कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 20 गीगावाट तक होने का अनुमान है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय विद्युत सृजन हेतु ज्वारनद मुख उपयोगी होगी अथवा नहीं? इसके निर्धारण में ज्वारीय विस्तार एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि प्रति ज्वार चक्र ऊर्जा की उपलब्धता निम्नांकित के अनुसार आर की व्यापकता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भुक्त शेष जल के भौतिक उपचार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन का सही क्रम है? ए दिया गया है फ्लोकुलेशन, बी है फिल्ट्रेशन, सी है स्क्रीनिंग और डी है सेडिमेंटेशन। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी डी ए बी। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भुक्त शेष जल के भौतिक उपचार के दौरान प्रचालनों का सही क्रम है स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन और फिल्ट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1 से 25 मेगावाट। नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा 1 से 25 मेगावाट है, और वहीं 25 मेगावाट की क्षमता के ऊपर संयंत्र वृहद संयंत्र कहलाते हैं, जो शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, पहला अभिकथन ए और दूसरा उसका तर्क आर है। तो सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं, समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जाती है। और दोस्तों इसका कारण बताया गया है, बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। लघु हाइड्रो प्लांटों को बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर वरीयता इसलिए दी जाती है कि वह गैर प्रदूषणकारी, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनके लिए बड़े बांधों, जलाशयों का निर्माण नहीं करना पड़ता और इसीलिए ये मीथेन या मेथेन, जो कि एक हरितगृह गैस है, का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्छ वनस्पति कहाँ मिलती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, खारा जल। कच्छ वनस्पति को मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। कच्छ वनस्पति के भौगोलिक वितरण को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक वहाँ के वातावरण का तापमान है। कच्छ वनस्पति प्रायः खारे जल में मिलती है, वहाँ उन्हें लाल मैंग्रोव वनस्पति की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें एक तरह के विशेष रूपांतरित जड़ें होती हैं, जो तने के निचले भाग से निकलकर धरती तक पहुँचती हैं और पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें स्थिर जड़ें भी कहा जाता है। ये जड़ें पौधों को ऐसे स्थानों में उगने की क्षमता प्रदान करती हैं जहां भूमि में ऑक्सीजन कम होती है, और इन्हीं जड़ों में पौधों वातावरण से हवा और भूमि से पोषक तत्व प्राप्त करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक या सिंक है? दोस्तों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सबसे बड़ा सिंक है?
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा महासागर। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा सिंक या भंडार महासागर है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पानी में घुल जाता है और इसी कारण महासागर कार्बन का विशाल भंडार प्रदान करते हैं। दुनिया के महासागरों के पार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन का एक निरंतर चक्र है। हमारे महासागरों में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड 3 मुख्य रूपों में होता है। सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और यह वाई कार्बोनेट और कार्बोनेट आयनों के रूप में पाया जाता है। बढ़ते वैश्विक तापमान के माध्यम से तथा मानव प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से समुद्र के बढ़ते तापमान का समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड सिंक पर महत्वपूर्ण और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दोस्तों जल की गुणवत्ता और सूची 2 में उसका pH मूल्य दिया गया है। तो दोस्तों अगर न्यूट्रल पूछा जाए कि ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, उदासीन होता है, तो जल जब उदासीन होता है तो उसका pH मान दोस्तों 7 होता है। और मामूली अम्ल, तो दोस्तों मामूली अम्ल का pH मान हमेशा कम होगा, तो 7 से कम होगा तो यानी 5 होगा। और क्षार दोस्तों, क्षार का 4 होगा, क्षार का दोस्तों 8 होगा। और हानिकारक, तो हमारे लिए हानिकारक क्या होगा, 4। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है पर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 सेंटीग्रेड। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल रासायनिक पदार्थ, जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है और यह सारे प्राणियों का जीवन आधार है। तो दोस्तों इसका घनत्व, क्वथनांक, मोलर द्रव्यमान, सूत्र, गलनांक, 3 बिंदु तापमान, IUPAC ID दोस्तों ये है। जैसे कि IUPAC ID क्या है, वाटर ऑक्सीडेन, और 3 बिंदु तापमान क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक दोस्तों इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। सूत्र है H2O, और मोलर द्रव्यमान दोस्तों 18.01528 ग्राम प्रति मोल, और क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, और घनत्व दोस्तों 999.97 किलोग्राम प्रति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 mg प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 दोस्तों एक तरफ बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो बांध किस नदियों पर बने हैं, तो वो नदियां दी गई हैं। तो दोस्तों भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध नागार्जुन सागर बांध, तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और पंचेत बांध दोस्तों ये दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी, और टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी पर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल ऊर्जा। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत जल ऊर्जा हाइड्रो पावर है, और जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। जल द्वारा उत्पादित बिजली को पनबिजली कहते हैं। यह अक्षय ऊर्जा का भी एक स्रोत है। चीन पनबिजली बांध से दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन स्थापित किया है। भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है: जीवाश्म ईंधन, तापीय, फिर जल ऊर्जा, देन सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर नवीकरणीय ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवोत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कृषि। मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले जल की कुल मात्रा का 2/3 यानी कि 2/3 का उपयोग कृषि कार्य में हो जाता है। शेष 1/3 भाग जल का प्रयोग मनुष्य अन्य कार्यों जैसे उद्योग क्षेत्र में 22% एवं घरेलू क्षेत्र में 8% में करते हैं। दोस्तों हमारे 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, पवन और जल।
हमारा जो अगला टॉपिक है भूताप, इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आज की वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए, तो आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन करते रहें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कर दिया करिए।